कोल्ड वॉर के वक्त जब अमेरिका और सोवियत यूनियन स्पेस में पहले पहुंचने को लेकर मुकाबला कर रहे थे, उस वक्त दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी को लेकर भी जंग छिड़ी हुई थी। दोनों देश ये दिखाना चाहते थे कि उनके पास दूसरे से ज्यादा बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। इस वॉर को स्पेस वॉर का नाम दिया गया। दोनों ही देशों का इस स्पेस रेस में एक ही मकसद था और वो था खुद को दूसरे से बेहतर साबित करना। इसके बाद 20th सेंचुरी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी और दुनिया में दो ही बड़ी शक्तियां बच गई थी। एक शक्ति का नाम था अमेरिका और दूसरा सोवियत यूनियन। ये दोनों ही देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद से ही हर चीज में एक दूसरे से मुकाबला करने लगे थे। जहां अमेरिका कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करता था तो वहीं सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर चलता था। 1950 के अंत से लेकर 1970 तक इन दोनों देशों के बीच ये जंग चलती रही कि इनमें से कौन दुनिया के बाहर स्पेस में सबसे पहले अपना झंडा लहरा पाता है। इसकी शुरुआत तब हुई जब सोवियत यूनियन ने 4 अक्टूबर 1957 को पहला सैटेलाइट स्पुतनिक स्पेस में भेजा। फिर इसके बाद सोवियत ने 1 महीने के अंदर ही अपना दूसरा स्पुतनिक 2 नाम का एक और सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। इस स्पुतनिक 2 सैटेलाइट में लाइका नाम की एक फीमेल डॉग को स्पेस में भेजा गया। इस तरह सोवियत यूनियन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने किसी जिंदा जीव को धरती से बाहर भेज कर दिखाया था। उस वक्त अमेरिका ने सोवियत की इस सफलता को बहुत गंभीरता से लिया और जल्द से जल्द अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू करने का फैसला कर लिया। 1957 में ही अमेरिका ने भी अपना एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश की, लेकिन जो लॉन्च होते ही फट गया और दोबारा धरती पर लौट आया। अमेरिका की सरकार को तब ये समझ आ चुका था कि उन्हें एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो उनके पूरे स्पेस प्रोग्राम को संभाल सके। इस तरह अमेरिका में नासा बनाई गई और दोनों देशों के बीच लगी स्पेस रेस आगे बढ़ने लगी। 12 अप्रैल 1961 को ये स्पेस रेस और ज्यादा तेज तब हुई जब सोवियत यूनियन ने यूरी गैगरिन नाम के आदमी को स्पेस में भेजकर पहली बार किसी इंसान को स्पेस में पहुंचाने का रिकॉर्ड बना लिया। यूरी गैगरिन तब 108 मिनट तक स्पेस में रहकर आए थे। यूरी गैगरिन को उस ऐतिहासिक फ्लाइट को मुश्किल से 1 महीना ही हुआ होगा कि 5 मई 1961 को अमेरिका ने अपने एक टेस्ट पायलट एलन शेफर्ड को स्पेस में भेजकर दिखा दिया। जैसे ही एलन शेफर्ड दुनिया के दूसरे ऐसे इंसान बने जो स्पेस में गए थे, वैसे ही स्पेस ट्रैवल भी अब लोगों के लिए एक हकीकत बनता जा रहा था। इसी दौरान अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने भी चांद पर इंसानों को भेजने की घोषणा कर दी और उनके ऐसा कहने के बाद से नासा ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। 1960 से लेकर आगे के 7-8 साल नासा ने सिर्फ इंसानों को चांद पर भेजने के काम में लगा दिया। इस स्पेस रेस में जहां एक ओर दोनों देशों को अपने अपने हिस्से की जीत मिल रही थी, वहीं कई बार उन्हें हार का सामना भी करना पड़ रहा था। दोनों देशों की स्पेस रेस में कई एस्ट्रोनॉट्स ने भी अपनी जानें गंवाई। 27 जनवरी 1967 को अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम को पहली बार एक बड़ी नाकामयाबी हाथ लगी जब अपोलो 1 का लूनर मॉड्यूल लॉन्च होने के वक्त आग पकड़ बैठा। इसी तरह सोवियत यूनियन की तरफ से भी व्लादिमीर कॉमरेव नाम के एक एस्ट्रोनॉट को मिशन के फेल होने की वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। कैनेडी का सपना था कि वो सोवियत यूनियन से पहले चांद पर पहुंचकर दिखाएं और ऐसा होने पर वो न सिर्फ अमेरिका के लोगों के सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने ये दिखा पाएंगे कि वो सोवियत यूनियन से बेहतर हैं। उसी दौरान दुनिया के कई सारे देश यूरोप के देशों से आजाद हो रहे थे और उनके सामने भी अपना रुतबा बनाए रखने के लिए अमेरिका के लिए ये स्पेस रेस जीतना बहुत जरूरी था। इसके बाद 16 जुलाई 1959 को नासा ने अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया और 4 दिन बाद 20 जुलाई को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले इंसान बन गए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का चांद पर उतरना स्पेस रेस में अमेरिका की एक बहुत बड़ी जीत थी। उस दिन के बाद से स्पेस प्रोग्राम के मामले में नासा की बराबरी करने वाला कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में बाकी नहीं रह गया था। इसके बाद 1991 के बाद से अमेरिका और रूस
एक साथ मिलकर स्पेस प्रोग्राम शुरू करने लगे। 1998 में तो अमेरिका और रूस ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने की शुरुआत भी कर दी थी। अमेरिका के चांद पर पहुंचने के बाद स्पेस स्टेशन के बनने से पहले ही कई एस्ट्रोनॉट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट में बैठकर जो वो स्पेस में जाते थे तब कई बार स्पेसक्राफ्ट में गड़बड़ी की वजह से और कई बार ऑक्सीजन लीक होने की वजह से उनकी मौत हो जाती थी। 1975 में अमेरिका और रूस ने मिलकर स्पेस प्रोग्राम लॉन्च करने की कोशिश की। रूस को आज का सोवियत यूनियन कहा जाता है, क्योंकि ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करता है। इसलिए भले ही अमेरिका की जीत के साथ स्पेस रेस खत्म हो गई हो, लेकिन अब अमेरिका और रूस के बीच की दौड़ शुरू हो गई है। 1976 में केसिंग ने एक टेम्पलेट पब्लिश करवाया, जिसका टाइटल था हम कभी चांद पर नहीं पहुंचे। इस टेम्पलेट में ये दावा किया गया था कि उनके पास ये सबूत है कि नासा का कोई भी एस्ट्रोनॉट कभी भी चांद पर पहुंचा ही नहीं। हालांकि अपोलो 11 मिशन अपने साथ चांद से 382 किलो वजन का एक बड़ा पत्थर लेकर आया था और नासा का लूनर ऑर्बिटर भी वो तस्वीरें दिखा चुका है, जिसमें ये साफ देखा जा सकता है कि किस रास्ते से एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर चहलकदमी की थी। लेकिन तब भी 1969 से ही चांद पर पहुंचने को एक बड़ा धोखा माना जा रहा था। ऐसा पहली बार नहीं है कि दुनिया में किसी चीज को लेकर ऐसी साजिश की गई हो जो ये बताती हो कि असल में वैसा हुआ ही नहीं है जैसा दिखाया गया है। चाहे वो नासा का चांद पर पहुंचना हो या अमेरिका पर 9/11 अटैक हो या फिर वर्ल्ड वॉर में हिटलर द्वारा लाखों यहूदियों को मारा जाना हो, हर बड़ी घटना को झूठा बताने वाले लोगों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर पहुंचने से पहले धरती पर ही चांद जैसी सतह बनाकर उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। वहीं इस कॉन्स्पिरेसी थियरी में विश्वास करने वाले लोगों का कहना है कि नासा ने उसी ट्रेनिंग का वीडियो बनाकर लोगों को ये धोखा दिया है कि वो मून लैंडिंग थी। ऐसी कई थियरीज को बढ़ावा ना मिले, इसलिए कई दूसरे देशों ने भी ऐसे सबूत पेश करने की कोशिश की जिससे ये साबित हो सके कि नासा का चांद पर पहुंचना कोई झूठ नहीं था, बल्कि वाकई में एक बहुत बड़ा कारनामा था। 21st सेंचुरी की शुरुआत में ही नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर कुछ फोटो खींचकर ये दिखाया कि कौन सी जगह पर अपोलो 11 मिशन हुआ था और किस जगह पर नील आर्मस्ट्रांग ने चहलकदमी की थी। इसी के साथ 2012 में अपोलो के लगभग सभी मिशनों के फोटो रिलीज किए गए और ये दिखाया गया कि चांद पर आज भी अमेरिका का झंडा लहरा रहा है। लेकिन तब भी बीते 40 सालों में कई लोग ऐसी कंस्पिरेसी थियरी में विश्वास करते आए हैं। उस दौरान अमेरिका में लोगों का भरोसा सरकार से वैसे ही उठा हुआ था, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट एक के बाद एक कई सारे मामलों में फंसते जा रहे थे। यही वजह थी कि ऐसी कंस्पिरेसी थियरीज को और ज्यादा बढ़ावा मिलने लगा और लोग भी इन बातों पर भरोसा करने लगे। मीडिया में उठने वाली इन बातों का लोगों के दिमाग पर गहरा असर पड़ता था। नासा की मून लैंडिंग को नकली बताने वाले लोगों के मुताबिक अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो सोवियत यूनियन के साथ चल रही स्पेस रेस को जीत पाएं, क्योंकि पहले ही अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ये ऐलान कर चुके थे कि वो 10 साल के अंदर इंसानों को चांद पर भेजकर दिखाएंगे। शायद यही वजह थी कि अपनी बेइज्जती से बचने के लिए अमेरिका की सरकार को नासा और हॉलीवुड के साथ मिलकर चांद पर पहुंचने का नाटक करना पड़ा, क्योंकि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की बात गलत साबित होती तो न सिर्फ स्पेस रेस में सोवियत यूनियन बाजी मार जाता, बल्कि दुनिया में अमेरिका की बहुत बेइज्जती होती। 2002 में एक लेखक फिल प्लेट ने बैड एस्ट्रोनॉमी नाम की किताब लिखकर ये बताया कि सोवियत यूनियन उस दौर में तकनीक के मामले में इतना ज्यादा आगे था कि अगर अमेरिका चांद पर पहुंचने को लेकर कोई झूठ भी बोलता तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाता, क्योंकि अमेरिका का झूठ पकड़ने से सोवियत यूनियन अमेरिका को नीचा दिखाने में कामयाब हो जाता और कोल्ड वॉर के उस दौर में एक बहुत बड़ी जीत दर्ज कर लेता। लेकिन सोवियत यूनियन ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि मून लैंडिंग झूठी नहीं थी, बल्कि खुद सोवियत यूनियन को भी ये भरोसा था कि नासा चांद तक पहुंच चुका है।
सोवियत यूनियन ने तो नासा की मून लैंडिंग को नकली बताने की बजाय खुद ग्रेट सोवियत एनसाइक्लोपीडिया में ये मान लिया था कि अमेरिका चांद तक पहुंच चुका है। ये कंस्पिरेसी थ्योरी देने वाले लोगों का मन इतने से भी नहीं भरा और उन्होंने ये भी दावा किया कि शायद नासा ने मून लैंडिंग का झूठ इसलिए बनाया हो ताकि अमेरिका की सरकार नासा को फंडिंग बंद न करे और दुनिया में नासा का नाम खराब ना हो। इसके पीछे एक और कारण ये बताया जाता है कि 1960 में अमेरिका वियतनाम में एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जिसके खिलाफ खुद अमेरिका के लोग खड़े थे। ये वो समय था जब अमेरिका के लोग खुद अमेरिकी सरकार से अपने सैनिक वापस बुलाने के लिए कह रहे थे। ऐसे में मून लैंडिंग जैसी कोई बड़ी घटना अमेरिकी सरकार को अपने ही लोगों से बचा सकती थी। ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज का तो कोई अंत नहीं होता, चाहे इनके खिलाफ कितने ही सबूत क्यों न दे दिए जाएं। समय समय पर कई अमेरिकी लेखक और साइंटिस्ट्स ने सबूत के साथ ये बात रखी है कि नासा की मून लैंडिंग नकली नहीं थी, बल्कि इंसानों के इतिहास में ये एक बहुत बड़ी घटना थी। इसीलिए ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज में विश्वास करने से बेहतर है कि हम साइंस और सच्चाई के साथ खड़े रहें। आज स्पेस के बारे में नासा और दुनिया की दूसरी स्पेस एजेंसियां भी इतनी रिसर्च कर चुकी हैं कि ऐसी किसी भी कंस्पिरेसी थ्योरी का कोई मतलब नहीं बचा है। दुनिया अब चांद से निकलकर मार्स पर पहुंचने की भी तैयारी कर रही है। ऐसे में बेहतर यही है कि इन कंस्पिरेसी थ्योरीज की बजाय हम सभी साइंस के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ें।